अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू वेब 3.0। इस वीडियो में हम अब इवेंट्स को डिस्कस करेंगे और हमने जो पहले बैंक का कॉन्ट्रैक्ट बनाया था इसी को हम कंटिन्यू करेंगे। इसी पर हम इवेंट्स को अप्लाई करेंगे। जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा है इवेंट्स के बारे में, ब्लॉकचेन के अंदर ईवीएम है जो कि लॉग्स को सेव कर रही है। ब्लॉकचेन डेटा स्ट्रक्चर में लॉग्स को सेव कर रही होती है और इन्हीं लॉग्स के स्ट्रक्चर में हम इवेंट्स को स्टोर करवा सकते हैं और फिर इनको एमिट कर सकते हैं। बेसिकली ये नोटिफिकेशंस होती हैं। जब कुछ ब्लॉकचेन में होता है, व्हेन समथिंग हैपन इन ब्लॉकचेन, तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाती है। इसकी आप एग्जांपल इस तरह ले सकते हैं कि अगर एक यूज़र एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में कुछ डिपॉजिट करवाता है, बैलेंस ऐड करवाता है और अगर आप उस पर इवेंट लगा देते हैं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। आप अपने कॉन्ट्रैक्ट के हर फंक्शन में इवेंट आप दे सकते हैं। किसी भी फंक्शन में जिसमें आपकी रिक्वायरमेंट है वो आप इवेंट लगा सकते हैं। तो जैसे इवेंट जनरेट होगा तो आपको नोटिफिकेशन दे देगा। जिस भी फंक्शन में आप इवेंट लगाते हैं तो उस फंक्शन के एग्जीक्यूट होने पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। और ये बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है। हमने जो बैंक का कॉन्ट्रैक्ट बनाया था इसमें हमने अपना कंस्ट्रक्टर पढ़ा था, इसके अलावा मॉडिफायर, और उसके बाद हमने 3 फंक्शंस बनाए थे। आई थिंक हाँ 3 फंक्शन बनाए थे जिसमें ऐड बैलेंस हो रहा है, आप बैलेंस ऐड करवा सकते हैं, अपने अकाउंट का बैलेंस चेक कर सकते हैं। इसी तरह ट्रांसफ़र का फंक्शन एक बनाया था जिसमें ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो इसी कॉन्ट्रैक्ट को हम इवेंट लगाने के बाद कंटिन्यू करेंगे। इवेंट के लिए हमेशा इवेंट का ही कीवर्ड यूज़ होता है। सबसे पहले हम ऐड बैलेंस के फंक्शन के लिए इवेंट बना लेते हैं। सबसे पहले इवेंट का कीवर्ड लगा दें और इसका एक आपने नाम रखना है। क्योंकि मैं ऐड बैलेंस के लिए इवेंट बना रही हूँ तो इसका नाम बैलेंस एडेड रख लेते हैं। इस इवेंट का नाम मैंने बैलेंस एडेड रखा है। उसके बाद आपने इसको आर्गुमेंट देने हैं। हमें इसके लिए क्या आर्गुमेंट चाहिए होंगे, हमें एक अमाउंट चाहिए, यानी कि जो अमाउंट इसमें ऐड हुई है हमारे अकाउंट में, जो हम ऐड करवा रहे हैं वो अमाउंट चाहिए, और जिस अकाउंट पर हम अमाउंट को ऐड करवा रहे हैं उसका एड्रेस चाहिए। तो ये इवेंट हमसे 2 आर्गुमेंट मांग रहा है, इसे हम 2 आर्गुमेंट दे देंगे। पहला है अमाउंट और दूसरा आर्गुमेंट है एड्रेस। एड्रेस यानी कि ये वो एड्रेस जिसमें हमने अमाउंट को डिपॉजिट करवाना है। डिपॉजिट टू, ये हमने अपना इवेंट बना लिया और इसके एंड में आपने सेमीकोलन ज़रूर लगाना है। इसके बाद इस इवेंट को हमने ऐड बैलेंस के फंक्शन के लिए बनाया है तो हमने इसी फंक्शन में इसको एमिट करवाना है। एमिट के लिए पहले एमिट का कीवर्ड लगाएंगे और उसके बाद हमने जो अपने इवेंट का नाम रखा था उसी को कॉपी करना है। इस इवेंट के नाम को आपने कॉपी करना है और यहाँ पर पेस्ट कर देना है इवेंट के सामने। और इसको भी आपको पता है जिस तरह हमने इवेंट में 2 आर्गुमेंट दिए थे, इसको भी 2 आर्गुमेंट चाहिए। पहला अमाउंट है और दूसरा एड्रेस है। तो अमाउंट आपको पता है कि हमने अपने फंक्शन ऐड बैलेंस के फंक्शन में हमने अमाउंट को नाम दिया था अंडरस्कोर ऐड का। ये अमाउंट ही है जो कि हमारा बैलेंस ऐड करवा रही है। तो हमसे फंक्शन के मुताबिक अपनी अमाउंट को लिख देंगे ऐड, ये हमारी अमाउंट है। और उसके बाद दूसरा आर्गुमेंट है एड्रेस। एड्रेस हमारा क्या था ऐड बैलेंस में, एड्रेस हमारा msg.sender था जिसमें हम अपना बैलेंस डिपॉजिट करवा रहे थे। तो इसको हम एड्रेस दे देंगे msg.sender। बस ये इमिट हो गया। इतना सा इसमें काम है। ये मैंने ऐड बैलेंस के लिए इमिट करवाया है। आप यहाँ पर जितने मर्जी चाहे इवेंट बना सकते हैं। एक इवेंट आप ट्रांसफर फंक्शन के लिए बना लें, एक इवेंट आप गेट बैलेंस के लिए बना लें, जितने इवेंट्स चाहे आप बना सकते हैं। और फिर उसको आपने उसी फंक्शन में इमिट करवाना है जिस फंक्शन के लिए आपने इवेंट बनाया है। जैसे मैंने ऐड बैलेंस के लिए इवेंट बनाया था तो उसे इमिट मैंने इसी ऐड बैलेंस के फंक्शन में करवाया है। ये इवेंट को एमिट करवाने के बाद हम इसको लॉग्स में देखेंगे। लॉग्स में देखने के लिए हमें अपने कॉन्ट्रैक्ट को पहले डिप्लॉय करना पड़ेगा। तो मैं इस पर पहले डिप्लॉय पर क्लिक कर देती हूँ, फिर हम इसको टेस्ट करेंगे। सबसे पहले मैं अपना बैलेंस देख लेती हूँ मेरे पास कितना बैलेंस है। इस 0 बैलेंस आ रहा है तो हम पहले बैलेंस ऐड करवा लेते हैं क्योंकि हमने अपने ऐड बैलेंस के फंक्शन के लिए ही इवेंट लगाया है और एमिट करवाया है। तो हम पहले बैलेंस ऐड करवाएंगे और जो हमारी ट्रांजैक्शन हुई है ऐड बैलेंस की उसमें हम जाकर अपने लॉग्स को चेक करेंगे और यहाँ पर आपने क्लिक करना है तो आपके पास ये पूरी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। तो ये देखिए ये जो लॉग्स डेटा स्ट्रक्चर में जो हमारे पास लॉग्स का ऑप्शन है ये हमें दिखा रही है कि कौन से अकाउंट पर बैलेंस ऐड हुआ है। इसमें जो आर्गुमेंट हमने दिए थे अमाउंट का और एड्रेस का, पहले नंबर पे हमने जो आर्गुमेंट दिया था वो अमाउंट का था तो इसने वो 0 से उसकी इंडेक्सिंग की, और जो दूसरा आर्गुमेंट था एड्रेस का उसकी इंडेक्सिंग इसने 1 की। तो ये 0 बेस इंडेक्सिंग है
तो ये आपके आर्गुमेंट को 0 से इंडेक्सिंग देगी। यहाँ पर इसने नंबर्स के साथ इसको लिखा है, उसके बाद इसने जो दूसरी जो इसने शो किया है वो हमें आर्गुमेंट के साथ दिया है। पहला आर्गुमेंट हमारा अमाउंट था, उसमें अमाउंट लिख दिया है, और दूसरा डिपॉजिट 2 था तो उसमें उसने एड्रेस दे दिया। तो इस तरह ये इवेंट काम करती हैं। आपका कॉन्ट्रैक्ट इवेंट के बगैर भी एग्जीक्यूट हो जाता है, रन हो जाता है, लेकिन अपने कॉन्ट्रैक्ट को फंक्शनैलिटी देने के लिए हम इवेंट का यूज़ करते हैं, और आगे भी जो हम कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे उसमें भी इवेंट को यूज़ करेंगे ताकि इसका कॉन्सेप्ट मज़ीद क्लियर हो जाए। लेकिन ये बहुत ही ईजी टॉपिक है। इसके अलावा मुझे इसमें थोड़ी सी एरर आई थी जो कि कंपाइलर वर्जन की वजह से थी। मैं 0.7.5 यूज़ कर रही थी, तो अगर आपको कंपाइलर वर्जन की वजह से कुछ एरर आता है तो आप इसका चेंज कर लें, कंपाइलर वर्जन 0.8.0 यूज़ कर लें, जिस तरह मैंने भी इसको चेंज किया है। अब आपको इवेंट्स की समझ आई होगी कि ये बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। आप किसी भी फंक्शन में चाहे इवेंट बना सकते हैं और उसे एमिट कर सकते हैं। इवेंट्स के बाद हम पेएबल फंक्शंस को देख लेते हैं कि ये किस तरह काम करते हैं, पेएबल होता क्या है, और इसे हम अपने बैंक कॉन्ट्रैक्ट में ही अप्लाई करेंगे और अपने बैंक कॉन्ट्रैक्ट को ही कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले हम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे बात कर लेते हैं कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअल में करता क्या है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हमारी करेंसी को हैंडल कर रहा होता है। हम कोई भी क्रिप्टो करेंसी या कोई टोकन अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के जरिए हैंडल कर सकते हैं। मतलब जो भी हम अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में कोड लिखते हैं वो एक्चुअल में हमारी करेंसी को हैंडल कर रहा होता है। तो पेएबल के कीवर्ड का मतलब ये है कि ये अलाउ करता है हमारे फंक्शन को टू रिसीव मनी। आप जब भी पेएबल का कीवर्ड किसी भी फंक्शन के साथ लगाएंगे तो आप इस फंक्शन के जरिए अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को कोई भी क्रिप्टो करेंसी, टोकन या इथेरियम भेज सकते हैं। बेसिकली पेएबल के जरिए आपका फंक्शन मनी रिसीव करने के काबिल हो जाता है। यूजिंग पेएबल फंक्शन वी कैन सेंड एनी क्रिप्टो करेंसी और टोकन टू अवर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। अभी मैंने सिर्फ आपको पेएबल का ओवरव्यू दिया है, इसको हम अपने कॉन्ट्रैक्ट में देखेंगे और इसको जब हम कोड करेंगे तो आपको ज्यादा अच्छी तरह समझ आएगा। ये बैंक का कॉन्ट्रैक्ट हमने लिखा हुआ है, इसे ही हम मजीद कंटिन्यू करेंगे। बैंक का कॉन्ट्रैक्ट किस तरह हमारी करेंसी को हैंडल करेगा, पेएबल के जरिए हम इसको डिफाइन करेंगे। पेएबल को सही तरह से समझने के लिए जो मैंने फंक्शन बनाया था ऐड बैलेंस का, जिसके जरिए हम बैलेंस ऐड करवा रहे थे, तो उसका मैं नाम चेंज कर देती हूँ। इसका नाम हम डिपॉजिट रख देते हैं। ये भी वही करेगा जो पहले फंक्शन कर रहा था, यानी कि बैलेंस ऐड करवा रहा था, तो ये भी डिपॉजिट का ही काम करेगा, आपको डिपॉजिट करने में हेल्प करेगा। और इसी फंक्शन में हम पेएबल का कीवर्ड लगा देते हैं और इसके आर्गुमेंट हमने हटा देने हैं क्योंकि हमें इसमें पेएबल का कीवर्ड लगाने के बाद आर्गुमेंट की जरूरत नहीं है। और यहाँ से मैंने आर्गुमेंट हटाया है अंडरस्कोर ऐड का, तो यहाँ भी मैं अंडरस्कोर ऐड को हटाकर msg.value लिख दूंगी। तो यहाँ आपको एक नई चीज सीखने को मिलेगी जो कि msg.value है। यहाँ भी अंडरस्कोर ऐड को हटाकर आपने msg.value लिख देना है। तो msg.value क्या है, ये किस तरह काम करते हैं। जिस तरह आप msg.sender के बारे में पहले से जानते हैं कि ये ग्लोबल वेरिएबल है, मतलब जिस भी आप अकाउंट से अपने फंक्शन को एग्जीक्यूट करते हैं या डिप्लॉय करते हैं तो वो अकाउंट आपका ओनर बन जाता है। जिस भी अकाउंट से आप अपना कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय करते हैं या फंक्शन को एग्जीक्यूट करते हैं तो वो अकाउंट क्या होता है, वो msg.sender होता है। इसी तरह जो msg.value है उसका क्या फंक्शन है, उसका फंक्शन ये है कि जब आप कोई फंक्शन को अपने कॉन्ट्रैक्ट में एग्जीक्यूट करते वक्त क्रिप्टो करेंसी को या किसी भी टोकन को आप इन्वॉल्व कर रहे होते हैं तो वो आप msg.value के जरिए करवा रहे होते हैं। जिस तरह आप किसी भी स्टेकिंग डैप की आप एग्जांपल ले लें कि जब भी आप स्टेकिंग के लिए आप किसी डैप पर जाते हैं तो वो पहले आपसे अप्रूवल मांगते हैं, उसके बाद आपको एक इनपुट वैल्यू देनी होती है, यानी कि आपको बताना होता है कि आप इतने टोकन स्टेक करवा रहे हैं। फिर उसके बाद आपको इनपुट वैल्यू देने के बाद आप स्टेक पर क्लिक करते हैं, तो ये msg.value के जरिए ही जा रहे होते हैं आपके इनपुट किए हुए टोकन्स। इसी तरह पैनकेक स्वैप पर जब आप केक को स्टेक करते हैं तो सबसे पहले आपसे वो अप्रूवल मांगेगा, उसके बाद आपको उसे इनपुट देना होगा कि मैंने इतने केक स्टेक करवाने हैं। तो आप स्टेक पर क्लिक करने से पहले इनपुट देते हैं, फिर उसके बाद आप स्टेक करते हैं, तो ये आपके msg.value के जरिए भेज रहे होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि आप अपने टोकन्स या इथीरियम जो भी आप स्टेक करते हैं वो आप msg.value के जरिए भेज रहे होते हैं। तो इस कॉन्ट्रैक्ट को हम सबसे पहले डिप्लॉय करके देख लेते हैं कि हमने इसमें msg.value लगाया है और पेएबल का कीवर्ड लगाया है तो इसमें क्या फर्क है। तो सबसे पहले मैं पहला अकाउंट सिलेक्ट कर लूंगी। पहला जो मेरा अकाउंट है वो msg.sender होगा
अब इसे डिप्लॉय करेंगे, डिप्लॉय हो गया। अब इसके बाद टेस्ट करेंगे और आपने देखा कि ये जो डिपॉजिट का फंक्शन है ये अब ये रेड हो गया है। तो ये रेड इस वजह से हुआ है क्योंकि हमने इसे पेबल कर दिया है। पहले जब भी हम अपना कोई भी बैलेंस ऐड करवाते थे तो वो हमसे एक इनपुट मांगता था, हमें एक वैल्यू देनी होती थी कि 100 ऐड करवा दो या 200 ऐड करवा दो, हम एक वैल्यू देते थे, एक इनपुट देते थे। लेकिन अब क्योंकि हमने इसका आर्गुमेंट ही हटा दिया है इसलिए अब हमसे इस वक्त ये कोई इनपुट नहीं मांग रहा। तो इसमें डिपॉजिट करवाने का मेथड भी थोड़ा सा चेंज है पहले से। अब पेबल के जरिए हम जब डिपॉजिट करवाएंगे तो हमारा जितना भी हम डिपॉजिट करवाएंगे वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में चला जाएगा। तो इसे किस तरह डिपॉजिट करवाना है हम ये देख लेते हैं। इसको यहाँ से आप थोड़ा सा स्क्रॉल करें तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है वैल्यू, और यहाँ पर आपको वे दिखाई दे रहा है। तो आप इसको ईथर पर क्लिक कर दें। ईथर का मतलब है इथीरियम, और वैल्यू इसको 1 कर दें, यानी कि अब 1 ईथर डिपॉजिट करवा रहे हैं। डिपॉजिट पर आप क्लिक करें तो आपकी ट्रांजैक्शन हो गई है। अब गेट बैलेंस देखेंगे तो आपको 1 के बाद 18 जीरो दिखाई देंगे। इसको हम डिस्कस कर लेते हैं कि आपको 18 जीरो क्यों दिखाई दे रहे हैं। हम इसका डिकोडेड पार्ट अगर देखें, यहाँ से ओपन करें तो यहाँ पर भी इसके डिकोडेड आउटपुट में हमें 1 के बाद 18 जीरो दिखाई दे रहे हैं। हालांकि हमने एक इथीरियम को डिपॉजिट करवाया है लेकिन इसके साथ ही 18 जीरो कैसे हैं। बेसिकली वे जो है इथीरियम का स्मॉलेस्ट यूनिट होता है। अगर आप एक इथीरियम डिपॉजिट करवा रहे हैं तो वो आपको इस तरह शो करवाएगा कि 1 के साथ वो आपको 18 जीरो शो करवाएगा। हालांकि असल में ये एक ही इथीरियम है। इसको आप इस तरह समझ सकते हैं जिस तरह $1 में 100 सेंट्स होते हैं या एक बीटीसी में 100 मिलियन सतोशी होते हैं, इसी तरह एक इथीरियम में ये इतने वे होते हैं। और एक चीज आपने हमेशा याद रखनी है कि जब भी आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की लैंग्वेज में डेसिमल का यूज नहीं होता। आप कोर लैंग्वेज में कभी भी आप 0.5 इथीरियम इस तरह आप डेसिमल में इसको सेंड नहीं कर सकते। आपको हमेशा वे ही फॉर्म में यूज करना है। अगर आपको 0.5 इथीरियम डिपॉजिट करवाने हैं तो आप इसे हाफ कर लें और फिर आप इसे डिपॉजिट करवाएं। आप कोर लैंग्वेज में 0.5 इस तरह से आप नहीं लिख सकते। तो अब आपको पता चला होगा कि वे जो है इथीरियम का स्मॉलेस्ट यूनिट है। इसकी आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको और अच्छी तरह समझ आ जाएगा। तो जब हम इसके बाद वेब 3 की इंटीग्रेशन करेंगे तो उसमें और भी मजीद फंक्शन हम यूज करेंगे। तो उसमें हम वे को इथीरियम में कन्वर्ट करना सीखेंगे और ब्लॉकचेन डेवलपमेंट की कोडिंग में भी आपको ये यूज करना होगा। और उसी में हम ब्लॉकचेन कोडिंग में ही हम वे के यूनिट को मजीद समझेंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप कमेंट्स में फीडबैक दें। आइंदा वीडियोस में हम सॉलिडिटी के और भी टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे और भी प्रोजेक्ट्स बनाएंगे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।